ठीक है। तो हमने देखा हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, हमारे पास देन हमारे पास जो है ना ये डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल दिया, इसमें 10 स्टोर करवा दिए, एक वेरिएबल स्टोर किया, इसमें वेरिएबल में 20 स्टोर करवा दिए, ठीक है। तो मैं लॉग में कह देती हूँ लेट से कि द सम ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, ए प्लस बी। तो ए और बी को जब हम सम करेंगे लॉग में, इसका आ जाएगा आउटपुट में तो ये आ गया कि ए और बी का सम जो है ना वो 30 है। तो यहाँ पे ये आपके पास जो है वो सिंपल प्लस ऑपरेटर है अरिथमेटिक, ठीक है। इसी तरह आपके पास माइनस अगर हम करेंगे ए माइनस बी, तो ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -10 आ रहा है आउटपुट में। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो आपके पास स्टैरिक जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। और डिवीजन के लिए मैं ऐसे जो है ना वो स्लैश बैक स्लैश का ऑपरेटर यूज करती हूँ, ठीक है, डिवीजन के लिए। तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। अब ये आपके पास सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो अरिथमेटिक परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक चीज होती है, अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ ए प्लस इज इक्वल टू 2, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है कि ए प्लस इक्वल टू 2 का मतलब है कि ये ए के अंदर पहले 2 को प्लस करेगा और जो भी वैल्यू रिजल्ट में आएगी उसको ए को असाइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अब ए के पास 10 है, ये 10 में 2 को क्या करेगा, प्लस करेगा, 12 हो जाएगा, और वो 12 जो है ना वो ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ए की वैल्यू अपडेट होकर 12 हो जाएगी। अगर मैं अब लॉग में आके चेक करूं तो यहाँ पे 12 आ रही है आपके पास। अब अगर मैं नेक्स्ट फेज में आके लेट से कह देती हूँ कि a माइनस इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो आउटपुट में आपके मुताबिक क्या आना चाहिए जी? 8, 8 आना चाहिए बिल्कुल। उसकी रीजन ये है, 8 इसलिए क्योंकि वैल्यू अपडेट हो गई थी, ए को वो वैल्यू साथ ही असाइन भी हो गई थी, ठीक है, तो वो 12 में से माइनस करेगा 4 को। इसी तरह जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी डिवाइड करूंगी तो वो जो अपडेटेड वैल्यू होगी उसके साथ जो है ना वो चलेगा। देन आपके पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, अच्छा इनके दरमियान में एक और चीज भी होती है, मैंने आपको बताना भूल गई, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स वैल्यू को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कहती हूँ कि ए इक्वल इक्वल टू बी, क्या ए और बी इक्वल है? ए की वैल्यू जो है वो 8 आ रही है, अपडेटेड वैल्यू 8 है, और बी की वैल्यू 20 है, तो 8 और 20 दोनों इक्वल नहीं है, तो आउटपुट में फॉल्स रिटर्न करेगा, लाइक दिस। समझ आ गया? तो यहाँ पे अगर मैं कह देती हूँ कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। इसी तरह आप कंडीशन लगा सकते हो कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ग्रेटर देन इक्वल टू में अगर ग्रेटर होता है तो भी चल जाता है, अगर इक्वल होता है तो भी ट्रू रिटर्न करता है। तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए बी से ग्रेटर नहीं है और ना ही ए बी के इक्वल है, दोनों कंडीशन गलत है, तो यहाँ पे आके आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा, लाइक दिस। फिर आप ये कह सकते हो कि a इज लेस देन इक्वल टू बी, तो हाँ a इज नॉट इक्वल टू बी बट a इज लेस देन b, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो दो वैल्यूज को विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल में आपने अगर एंड लगाना है, ठीक है, तो एंड के लिए हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर आपने और लगाना है तो और के लिए हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं। अब एंड के केसेस में क्या होगा, इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन इट इज ट्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। मैं लॉग में आती हूँ और मैं आके यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ, अगर समझ आए, यहाँ पे एक कंडीशन लगाती हूँ, इनके दरमियान में मैं एंड लगा देती हूँ, यहाँ पे आके दूसरी कंडीशन लगाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट कंडीशन लगा देती हूँ कि ए इज इक्वल इक्वल टू बी, सेकेंड कंडीशन में लगा देती हूँ ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब मुझे बताएं, ये मैंने लॉग में कंडीशन लगाई है, अब ये इनके दरमियान में एंड लगा हुआ है, तो एंड ये कहता है कि भाई ये भी और ये भी
दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए एंड के केसेस में। तो ए इज इक्वल इक्वल टू बी, ये कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। एंड ठीक है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये कंडीशन क्या हो गई है, ए इज लेस देन बी, ए बी से लेस है, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो फॉल्स है, एक कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो फॉल्स और ट्रू दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये दोनों ट्रू नहीं है, आपका आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा, लाइक दिस, ये रहे। ठीक है, अब अगर मैंने इसी के दरमियान में आके और लगा दिया होता, तो और के केसेस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। अब अगर मैंने इसी के दरमियान में लेट से एंड लगाया होता, सॉरी, ठीक है, और ए बी के इक्वल नहीं है, इसके बाद में आके नॉट लगा देती हूँ, नॉट ए इज इक्वल टू बी, तो ये कंडीशन अब यहाँ पे ट्रू हो गई है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। समझ आ गई। तो ये आपके पास ऑपरेटर्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। देन वी डिस्कस्ड द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या चीजें होती हैं, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं लाइक इफ एल्स की कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। हम इफ ब्लॉक में जाके कुछ लिखते हैं, कंडीशन देते हैं, फिर हम एल्स में देते हैं। एल्स में आपके पास कभी भी कंडीशन नहीं आती है, इफ में आपके पास हमेशा कंडीशन आती है। तो हम आगे कहेंगे कि इफ में आके हमने कोई कंडीशन दे दी, फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर तो ये कंडीशन ट्रू आती है, मतलब जो भी कंडीशन यहाँ दी है, वट एवर इज द कंडीशन, ठीक है, अगर ये ट्रू आती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स में मूव कर देगा कि अगर इफ ये, तो ये वाली काम कर दो, एल्स यहाँ पे चले जाओ, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे आके आपने जो भी किया है, जो भी प्रिंट आउट में किया, मैंने लेट से यहाँ पे अपने मैंने आउटसाइड द इफ ब्लॉक जाके लिख दिया, तो ये नहीं काम करे, अंदर लिखना पड़ता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि अगर ये आ जाए तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दो कि भाई इफ आपका ट्रू हो गया, एल्स में आप फॉल्स रिटर्न कर दो। तो मतलब अगर आपका ट्रू आया तो आपका इफ ब्लॉक चला है, फॉल्स आया तो आपका एल्स ब्लॉक चला है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग चलना क्या चाहिए, पहले तो मैं आती हूँ यहाँ पे देख लेती हूँ कि क्या चला है। फॉल्स आपका चला है, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे इफ की कंडीशन गलत हो गई थी। इफ में आ रहा है ए इक्वल टू बी, ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, ये कंडीशन गलत हो गई, तो वो एल्स में जाके उसने एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, अब इस केस में कंडीशन ट्रू हो जाती है, ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करवा देगा, ये लाइक दिस। समझ आ रही है आपको जी? आपको आ रही है शमैला? ओके, अब हमारे पास जो है ना लैडर एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं। लैडर एल्स में क्या होता है, मल्टीपल एल्स इफ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके एक और एल्स इफ स्टेटमेंट लगा दूंगी, ठीक है, मैं यहाँ आके एक और एल्स इफ लगा सकती हूँ लाइक दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके क्या कह देती हूँ, मैं कह देती हूँ कि लेट्स से ये कंडीशन गलत हो गई है, ए इज इक्वल टू बी, ये गलत है। मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये कंडीशन ठीक है, ठीक है। बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये कंडीशन भी ट्रू है, ठीक है। मैं लॉग में आके कह देती हूँ कि सेकंड एल्स इफ चला है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ थर्ड एल्स इफ, ठीक है। ये मैंने जस्ट, ठीक है, वैसे ही लिखा है। इसमें आप जो भी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो आप वो डालते हो, फिल वक्त मैंने रैंडम डाल दिया है कुछ भी। अब यहाँ पे इफ की कंडीशन चेक होगी, इफ में आ रहा है ए इज इक्वल टू बी, कि अगर ए बी के इक्वल है तो, ठीक है, तो उस केसेस में आ रहा है कि आप ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। एल्स इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये तो ए यहाँ पे आ रहा है ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये कंडीशन है गलत, ए बी के इक्वल नहीं है। लेकिन मैं आगे आके चेक करूं तो ये वाली भी कंडीशन ट्रू है और ये वाली भी कंडीशन ट्रू है। जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आउटपुट में क्या रिटर्न में आएगा, क्या सेकंड एल्स इफ आएगा या थर्ड एल्स इफ आएगा, या दोनों आएंगे। तो इसकी आउटपुट में आपके पास सेकंड एल्स इफ आएगा, क्योंकि जब दो स्टेटमेंट्स ट्रू दोनों होती हैं, ठीक है, लैडर में, तो ये इफ एल्स ऐसे चलते हैं कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है कोड की। जैसे ही आपके पास यहाँ पे ये जो है ना ब्लॉक ऑफ कोड ये गलत नहीं होगा एग्जीक्यूट, क्योंकि एक कंडीशन गलत हो गई है, तो वो आ जाएगा एल्स इफ के अंदर। एल्स इफ के अंदर जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी वो ये एग्जीक्यूट करवा देगा, वो आगे रीड ही नहीं करेगा, ठीक है, वो एल से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड एल्स इफ जो है वो
आपको नजर आएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहीं तक जो है वो डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम लोगों ने देखना था बेसिकली फंक्शंस को, ठीक है। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखी, एक और चीज हमने देखी थी आपके यूजर से किस तरीके से हम इनपुट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है तो वो मैं कैसे लूंगी, ठीक है। उसका ये तरीका है कि हमने अगर यूजर से वैल्यू लेनी है, मैं कहती हूँ नंबर 1 यूजर दे दे, उनका सम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके लिख दूंगी प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट में आके आप मैसेज प्रॉम्प्ट करवा सकते हो इंटर योर नंबर, ठीक है। यहाँ पे यूजर जाके नंबर दे देगा, ठीक है। इंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। मैंने आके ये दे दिया। अब मैं आती हूँ एक वेरिएबल में नंबर 2 ले लेती हूँ, फिर प्रॉम्प्ट ले लेती हूँ कि इंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है। मैं लॉग में करवा लेती हूँ कि द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज कोमा नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब क्या होगा, यहाँ पे यूजर से हम नंबर ले रहे हैं, यूजर की मर्जी का नंबर हम कहेंगे कि क्या वो सम है या नहीं है, ठीक है। मैं रीलोड करती हूँ, यहाँ पे पहला नंबर आ जाएगा। पहला नंबर मैंने दे दिया 12, सेकंड नंबर मैंने दे दिया 20। तो ये आपको आउटपुट में 12 20 दे रहा है, ना कि उनको सम करवा के दे रहा है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये जो बाय डिफॉल्ट यूजर से नंबर लेगा ये स्ट्रिंग में लेगा। अगर आपको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए आप पार्सिंग करते हो, इसको राउंड ब्रैकेट में डालेंगे सारे को, इसके बाहर आके लगा देंगे पार्स इंट। पार्स इंट क्या करेगा, इसकी पार्सिंग करेगा, इसको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसी तरह नीचे वाले को भी हम आगे करेंगे, ठीक है। पार्स इंट, सेव किया, रीलोड किया। फर्स्ट नंबर मैंने दिया 12, सेकंड नंबर मैंने दिया 20, ये क्या आ गया 32। समझ आ गई है। तो ये जो है ना, ये आपके पास यूजर से यूजर डिफाइंड वैल्यूज लेने के लिए, यूजर जो आपको वैल्यू दे उनके दरमियान में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ये काम करते हैं। अब हमारे पास इसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस का क्या पर्पस होता है या इवेंट्स का क्या पर्पस होता है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के फंक्शन हमारे पास बेसिकली जो है ना वो क्या आते हैं हमारे पास। हम फंक्शन देने का तरीका यह है कि आप फंक्शन लिखते हो, फंक्शन के अंदर यहाँ पे देते हो फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम आप कोई भी दे सकते हो अपनी मर्जी से, यहाँ पे नेम आता है फंक्शन का। देन आप राउंड ब्रैकेट्स लगाते हो, बाहर आके करली ब्रैकेट लगाते हो, ये आपका होता है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ये है आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन। आपने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है, ठीक हो गया। अब आपने ये जो फंक्शन डिक्लेयर किया है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो कि दो वैल्यूज को जो है ना, या लेट्स से यू कैन से कि उसमें जो है ना वो एक नंबर को हमने चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन का कीवर्ड लिखा है, साथ में फंक्शन का नाम। अब मुझे यहाँ पे इसका मैं नाम रख देती हूँ चेक इवन नंबर, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, इवन नंबर को चेक कर रही हूँ। मैंने फंक्शन का नाम वो रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से। अब इसके अंदर मैं आती हूँ, मैं आके एक नंबर ले लेती हूँ, मैंने ए दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ए में आके मैं लिख देती हूँ 12। अब मैं आके यहाँ कंडीशन लगाऊंगी कि अगर ए का मॉड्यूलस, ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूलस 2 के साथ इक्वल इक्वल टू 0, क्योंकि वो नंबर्स जो कि 2 के ऊपर डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल का मतलब है कंप्लीट उनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है फुली उसके ऊपर जो है वो करें। तो जो ए का मॉड्यूलस जिसका 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसका मतलब है आप लॉक करा दोगे वहां पे कि द नंबर इज इवन नंबर, ठीक है। एल्स आपको अब दो कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं, आप सिंपल एल्स दे दो कि ये ना हो तो ऑब्वियसली ये है कि नंबर ऑड है। तो मैं यहाँ आगे लिख दूंगी द नंबर इज ऑड नंबर। यहाँ पे नंबर आता है, नंबर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये ए का मॉड्यूलस 2 के साथ हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा तो इवन है, वरना ऑड है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है। तो अब ये मैंने फंक्शन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। मैं इसको सेव करती हूँ और मैं यहाँ पे आती हूँ और आउटपुट के अंदर आती हूँ और आके चेक करती हूँ कि क्या आ रहा है। अब चाहिए तो मैं हटा देती हूँ, मैं नहीं देने। ये देखें, सम ऑफ नंबर 1 नंबर 2 वाला काम हुआ है, मतलब ये जो मैंने ऊपर दिया था। लेकिन मेरे पास जो फंक्शन है, फंक्शन के लिए जो है ना वो उसने नहीं बताया कि नंबर इवन है, क्योंकि मैंने नंबर खुद दिया था, यूजर से नहीं लिया। नंबर मैंने दिया था 12, और 12 आपके पास इवन नंबर होता है, 2 6 12 होता है ना, क्योंकि
तो ये फुली डिविजिबल होता है। अब अब मैं यहाँ पे ये चीज कहना चाह रही हूँ कि ये नंबर इसने बताया नहीं है कि ये इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि ये कैसे बताएगा। तो आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया लेकिन उस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो फंक्शन की कॉलिंग होती है, फंक्शन की कॉलिंग के बगैर वो फंक्शन जो है वो काम नहीं करता है। फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है, आप फंक्शन का नाम देते हो, जैक इवन नंबर, राउंड ब्रैकेट लगाते हो, सेमीकोलन, ये आपके पास जो है वो फंक्शन कॉल हो गया। अब फंक्शन कॉल हुआ है तो अब आउटपुट में ये आपको बताएगा द नंबर इज इवन नंबर। समझ आ गई है। अब ये तो मैंने हर इवन नंबर और ऑड की वो दिया, आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है ये। मैं एक सिंपल अलर्ट दे सकती हूँ, मैं क्या देती हूँ, कुछ भी यहाँ पे अलर्ट में दे देती हूँ। अब मैंने सेव किया, मैं जैसे ही रीलोड करूंगी मेरे पास ये देखें अलर्ट आ रहा है। अलर्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल किया। अगर मैंने फंक्शन को कॉल ना किया होता, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, तो आपके पास कुछ भी आउटपुट में अलर्ट वगैरह ना आता। तो मतलब आपके पास फंक्शंस आप जब डिक्लेयर करते हो तो वो तब तक काम नहीं करते जब तक आप उन फंक्शन को कॉल नहीं करते हो। ठीक हो गया। अब आपके पास ये सिंपल फंक्शन है, आपके पास जो है वो एरो फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। एरो फंक्शंस कैसे होते हैं, आप एक वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है, मैं कुछ भी ले सकती हूँ, मैंने ए ले लिया, इसके अंदर आके आप एरो फंक्शन बनाओगे। एरो फंक्शन का तरीका होता है, आप इस तरह ये जो है राउंड ये लगाते हो ब्रैकेट्स, आगे आके इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन एरो बना देते हो, करली ब्रैकेट ओपन करते हो, ये रहा आपका फंक्शन। ये भी आपका फंक्शन ही है। मैं अलर्ट में आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ माई एरो फंक्शन। यहाँ पे हम आगे ये देखें, लेकिन आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है, ये ए भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए अब क्या आ गया, माई एरो फंक्शन। समझ आ गई है। तो ये होता है आपके पास एरो फंक्शन बनाने का तरीका। ये आपके पास सिंपल फंक्शन, ये आपके पास एरो फंक्शन। अब ये दोनों तरीकों से आप फंक्शन जो है ना वो बना सकते हो। अब सेकंड चीज ये है कि हमारे पास फंक्शन सिंपल होते हैं और हमारे पास होते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शंस। पैरामीटराइज्ड फंक्शंस कौन से होते हैं, जिनके अंदर आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स का क्या मतलब है, अगर मैं आ जाऊं, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, इधर से ही ले लेते हैं, मैं यहाँ पे आके ले लेती हूँ, लॉग करवा लेती हूँ ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जस्ट आके कह दिया कि ए प्लस बी, और मैं नीचे आके इसको कॉल भी कर लेती हूँ, चेक इवन नंबर वाला फंक्शन, ये कॉल कर दिया। अब मुझे बताएं, ना तो मेरे पास ए डिक्लेयर है ना मेरे पास बी डिक्लेयर है। मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके इसको रीलोड कर लेती हूँ, तो वो कह रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड एट दिस, ठीक है। और अगर मैं आके यहाँ पे, एक तरीका तो ये कि मैं वैल्यूज खुद से असाइन करूँ अंदर आके फंक्शन में कि ए ही है बी है। एक ये है कि मैं पैरामीटर्स बना दूं, यहाँ पे ए आ जाएगा, फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा बी। मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स दिए, मैंने कहा ए और बी। अब ये सामने पता चल रहा है कि ए यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, उनका दोनों के दरम्यान में सम हो रहा है। लेकिन ए को ना वैल्यू असाइन है और ना ही कुछ और। तो वैल्यू जो हम असाइन करते हैं, देखिए नॉट नंबर आ रहा है, वो जब हम देते हैं, जितने पैरामीटर्स होते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, उन पैरामीटर्स को यहाँ से वैल्यू पास करते हैं और सबको करनी पड़ती है। ए को मैं दे देती हूँ 12, बी को मैंने दे दिया 32, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे इन दोनों का सम आ जाएगा। अब जाके ये 44 कैसे आया है, ये मैंने पैरामीटराइज फंक्शन बनाया, दो पैरामीटर्स पास किए और इन पैरामीटर्स को मैंने वैल्यू पास किए जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो उस टाइम ठीक हो गया। और उसके दरमियान में मैंने इनका दोनों का क्या करवा दिया, सम करवा दिया। तो ये आपके पास जो है वो पैरामीटराइज्ड फंक्शंस हैं, या जिनके अंदर आपके पास पैरामीटर्स होते हैं वो फंक्शंस हैं आपके पास। ठीक हो गया। ये आपके पास जो है वो फंक्शन बनाने का तरीका है, या फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका है और देन उनको कॉल करने का। हमारे पास देन होते हैं डिफरेंट इवेंट्स। फंक्शन की समझ आ गई आपको? जी क्लास समझ आ रही है आप लोगों को? जी, और बाकी की तरह ये साल और शबी, आप लोग क्लास में हैं भी? अच्छा, समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अपने बाइक का इशू सॉल्व करें शबी। और वेरी लेट, मेरे 11 बजे क्लास होती है, मैंने आप लोगों को बताया 9:30 तक पहुंचे लाजमी। मैं अब अगली क्लास में 9:30 स्टार्ट कर दूंगी, फिर मैं वेट नहीं करूंगी, ठीक है। क्योंकि ना, हाँ कोई बात नहीं, कभी के बाद चलो हो जाता है, आपके जेन्युइन रीजन है, लेकिन ट्राई टू कम एट टाइम बिकॉज मैंने अगली क्लास भी लेनी होती है। अच्छा, अब
जो है हम लोगों ने ये देखा, अब हमारे पास इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स हम कॉल करते हैं अपॉन फंक्शन, लाइक हाँ नहीं, तो इवेंट जो है ना, हम बेसिकली इवेंट को कॉल नहीं करते हैं, फंक्शन को हम कॉल करते हैं अपॉन इवेंट्स, ठीक है। किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मेरे पास एक बटन है और मैंने बटन को कह दिया है कि क्लिक करो, क्लिक मी, ठीक है, मैंने एक बटन बनाया है, ठीक है, ये आ गया आपके पास बटन। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा ज़्यादा ज़ूम कर लेते हैं, ये आ गया बटन। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो क्लिक करने के ऊपर जो है ना वो मेरे पास अलर्ट आ जाए, मैं कुछ ऐसी चीज़ चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करवाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इसके ऊपर जो आपके पास बटन के ऊपर मैं एक इवेंट बना रही हूँ, मतलब ये इवेंट ही है ना जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मैं क्लिक कर रही हूँ, एक इवेंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर ऑन क्लिक का एक इवेंट होता है वो कॉल करूंगी, कि मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूं तो, अब मैं क्लिक करूं तो क्या हो, अभी मैंने जस्ट क्लिक का इवेंट लगाया है, मैंने उस क्लिक के इवेंट पे कुछ किया नहीं है, तो यहाँ आके आप, ये आपके पास इवेंट है, ठीक है, इवेंट के ऊपर आप क्या कॉल करोगे, फंक्शन कॉल करोगे, इसके अंदर फंक्शन आप बनाओगे। मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके एक फंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है, अलर्ट मैसेज के नाम से, ठीक है, मैं यहाँ आके इसको ये कॉल कर दिया, यहाँ पे मैं सिंपल आके एक अलर्ट जनरेट करवा लेती हूँ, ठीक है, क्लिक्ड, ठीक है, मैंने इसको जस्ट एक सिंपल फंक्शन बनाया और फंक्शन के ऊपर मैंने कॉल किया। एक तरीका तो ये कि मैं आके, जैसे मैंने अभी बताया था, मैं अलर्ट मैसेज को मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया और मैं इसको कॉल कर दूं और मैं यहाँ पे जैसे ही आके रीलोड करूंगी तो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये क्लिक मुझे लोड पे तो कॉल करना ही नहीं है, मैं तो चाहती हूँ मैं बटन पे क्लिक करूँ तो आए, ठीक है। तो मैंने बटन क्लिक ऑलरेडी डिक्लेयर इवेंट बनाया हुआ है, ऑलरेडी इवेंट, उस इवेंट के ऊपर आके मैं फंक्शन कॉल करूंगी, तो फंक्शन कॉलिंग जो है वो अपॉन इवेंट्स भी होती है। यहाँ आके मैं इवेंट के ऊपर इस फंक्शन को कॉल करूंगी, ये मेरा अलर्ट मैसेज। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ऑन क्लिक का इवेंट कॉल होगा, उस पर फंक्शन लगा और ये क्लिक आ जाएगा। समझ आ रही है? अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है ना वो इवेंट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने एक क्लिक इवेंट बताया है, ठीक है, मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके इनपुट टाइप ले लेती हूँ एक टेक्स्ट, ठीक है, और मैं इसको आके दे देती हूँ एक आईडी, ठीक है, मैं आईडी दे देती हूँ कि लेट्स से मेरा नेम है। सबसे पहले तो अगेन, अगर मुझे इसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो मैं ऑन क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे आके इसके ऑन क्लिक बनाऊंगी, ठीक है। ऑन क्लिक के ऊपर अब मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास एक इनपुट टाइप है, मैं यहाँ आऊंगी आउटपुट में, तो एक इनपुट टाइप आ रही होगी लाइक दिस, ये इनपुट टाइप है मेरी, ठीक है। अब इस इनपुट टाइप के अंदर मैं आके प्लेस होल्डर दे सकती हूँ फिल वक्त के इंटर योर नेम, ठीक है, मैंने सेव किया, रीलोड किया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो इसका कुछ, तो मैं क्लिक करी, यहाँ पे आके मैंने ऑन क्लिक ऑलरेडी लगाया हुआ है, ऑन क्लिक के ऊपर अब मेरे पास ये अलर्ट मैसेज पहले का बना हुआ है, मैं यहाँ पे आके कॉल कर लेती हूँ अलर्ट मैसेज को। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगी, मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये देखें ये आ गया। अब पहले मैं क्लिक करती हूँ, अलर्ट आता है, फिर वो कहता है यहाँ पे कुछ लिखो, ठीक है, ये आपके पास क्लिक का इवेंट है। फिर एक चीज होती है आपके पास कि आप जो है ना वो कहते हो कि ऑन फोकस, ऑन फोकस का मतलब है कि जब मैं इसके ऊपर फोकस करूंगी, ठीक है, फोकस और क्लिक थोड़ा रिजेंबल करते हैं, लेकिन फोकस का मतलब है कि मैं जैसे इसके ऊपर, ये देखें अभी आया ही जा रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा आपके पास जो है ना वो अलर्ट, क्यों? फोकस का मतलब है जब तक मैं इस इनपुट बॉक्स के अंदर हूं, मैं फोकस्ड हूं। मैंने जस्ट एक सिंगल क्लिक नहीं किया, जब तक मैं इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं लिख लेती, ये देखिए अब वो लिखने भी नहीं दे रहा क्योंकि मैंने अलर्ट दिया हुआ है, इसलिए कि जब तक मैं अंदर फोकस्ड हूं तब तक जो है ना ये चीज परफॉर्म होती रहे, ये मेरा फंक्शन आता रहे। जब मैं बाहर आके कहीं पर क्लिक करूंगी, मैं इस फोकस से बाहर आऊंगी, ठीक है, तो फोकस से बाहर आप कब आते हो, आप ऑन ब्लर आते हो। ऑन ब्लर का मतलब क्या है, फोकस तब तक काम करता है जब तक मैं, ये देखें फोकस का मतलब मैंने क्लिक किया ना, अब ये आपके पास एक्टिव है अंदर, जब तक ये अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा है मैं फोकस्ड हूँ, ठीक है, मेरे पास परफॉर्म होगा। ब्लर का मतलब है मैं जैसे ही बाहर आके क्लिक करूंगी, ये देखिए मैंने बाहर यहाँ आके क्लिक किया था, क्लिक आ गया, ओके, मैं फिर बाहर आके यहाँ पे कुछ दिया, मैं बाहर आके क्लिक करूंगी फिर, तो मतलब जब मैं इसको क्लिक करके बाहर आके कहीं पे क्लिक करूं तो ये मेरा ब्लर है। समझ आ गई है? तो हमने देखा ऑन फोकस, ऑन क्लिक, ऑन ब्लर। फिर आपके पास एक चीज होती है ऑन चेंज।
ऑन चेंज क्या चीज होती है? ऑन चेंज का मतलब है कि मैं जैसे ही वैल्यू को चेंज करूं तो तब मेरे पास ये कॉल हो जाए। मेरे पास क्या है, ये अलर्ट मैसेज ही दे देते हैं, अलर्ट मैसेज। ठीक है, मैं यहाँ आके रीलोड करूंगी। अब मैं यहाँ पे जाके जैसे ही वैल्यू चेंज करूंगी, चेंज का मतलब मैं कुछ लिखूंगी और मैं बाहर आके क्लिक करूंगी, चेंज कर दिए वैल्यू। अब देखिए आपके पास क्लिक डाल है। फिर मैं यहाँ आती हूँ, कुछ लिखती हूँ, वैल्यू चेंज कर रही हूँ, तब आके ये ऑन ब्लर नहीं है। आपने याद रखना है कि मैं बाहर आके क्लिक कर रही हूँ परफॉर्म हो रहा है, मैं वैल्यू चेंज करके बाहर आके क्लिक कर रही हूँ तो हो रहा है। समझ आ गई है? तो ये आपके पास ऑन चेंज है। तो ये आपके पास डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। हमने बेसिकली आज फंक्शंस को डिस्कस किया और हमने इवेंट्स को डिस्कस किया है, दैट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। ठीक है, और हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने उसको देखा है, रिवाइज किया है। अभी आप लोगों का टास्क ये, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने इनपुट फील्ड्स बनानी है, नेम, ईमेल, XYZ। आपने करना है कि मैं जैसे ही इसके ऊपर फोकस करूं इसका बॉर्डर हो जाए ग्रीन, ग्रीन कलर का बॉर्डर हो जाए इसका। ठीक है, मैं बाहर आके क्लिक करूं तो इसका बॉर्डर जो है वो रेड हो जाए। मैं अंदर फोकस करूं तो पूरी की पूरी अंदर जो बैकग्राउंड है वो येलो हो जाए। इस तरह आपने डिफरेंट कलर्स इस पर परफॉर्म करने फंक्शंस के थ्रू और इवेंट्स के थ्रू। अभी आप लोगों ने एक काम आप कैसे कर सकते हो, ये जो स्टाइल होता है ना, जैसे हमने अलर्ट मैसेज को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमने जो अलर्ट मैसेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसके लिए अलर्ट मैसेज। हाँ, मैंने कॉल किया हुआ चेंज के ऊपर कि मैं वैल्यू को जब चेंज करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आईडी आपके पास आ रही है नेम, तो मैं अब इस आईडी पे कुछ करना चाह रही हूँ। मैं आगे लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मैंने अब क्या ली हुई है, नेम। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लॉग करवा लेती हूँ कि ये मेरे पास जो है ना वो काम कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं लॉग कर लेती हूँ दिस। ठीक है, अब मैं जैसे ही वैल्यू को चेंज करूँगी, क्योंकि चेंज पे मैंने कॉल किया, चेंज करके बाय क्लिक करती हूँ तो आपके पास इनपुट टाइप आ रहा है, इनपुट टाइप सही गेट हो रही है मेरे पास। ठीक है, अब मैं आगे कहूँगी कि इसके ऊपर ये जो आपके पास गेट हो रही है, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि इसका स्टाइल डॉट बैकग्राउंड जो है ना वो क्या कर दो, येलो कर दो फॉर एग्जाम्पल। तो डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड येलो किया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे वैल्यू चेंज करके बाय क्लिक करूंगी इसका बैकग्राउंड येलो हो जाएगा। ये समझ आ रही है? इसी तरह से आपने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वगैरह, बॉर्डर्स वगैरह चीज़ें अप्लाई करनी है। ठीक है, अपॉन क्लिक्स एंड अपॉन दी चेंजिंग द वैल्यूज। ठीक है, आपने इस तरीके से इनको परफॉर्म करना है। समझ आ गई आप लोगों को टास्क और ये जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं? ठीक है, अच्छा ये चीज़ है। हाँ हाँ, ठीक हो गया। हाँ, एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं जो आप लोगों ने करनी है, वो ये कि मैं जैसे ही मेरे पास लेट से 2 बटन्स हैं, मैंने यहाँ पे आके कहा कि मैंने एक बटन बनाया जैसे कैलकुलेटर होता है, मैंने बटन बनाया। ठीक है, मैंने बटन में लिखा 1 फॉर एग्जांपल। मैंने फिर एक और बटन बनाया जिसमें मैंने लिखा प्लस। ठीक है, मैंने यहाँ के एक और बटन बनाया जिसमें मैंने लिखा 2। ठीक है, देन आई मेड अनदर बटन जिसमें मैंने लिखा इज इक्वल टू। और यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया जिसमें अभी फिल वक्त के लिए मैंने अभी 3 लिख दिया, या 3 ना लिखें, सॉरी सम लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे 1 + 2 इज इक्वल टू सम आ रहा है। ठीक है, अच्छा सम के बाद ये तो मैं ब्रेक लगा लेती हूँ फिल वक्त। ठीक है, आपने इस तरह की भी चीज़ करनी है। अब मैंने कहा 1 + 2 इज इक्वल टू सम। अब मैं चाहती हूँ कि 1 और 2 को तो चेंजेबल ही है, मैं जैसे सम पे क्लिक करूँ 3 आ जाए। समझ आ गई है? मैं सम के बटन पे क्लिक करूंगी तो 3 आना चाहिए। तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले तो आप इनके सम को स्टोर करवाओगे एक वेरिएबल में। ठीक है, मतलब आप इसको पहले सबसे पहले गेट करोगे, फिर आप इसको गेट करोगे। तो इसको और इसको गेट करने के लिए ऑफ कोर्स आप आईडी वगैरह दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा बटन 1, इसकी आईडी आपने दे दिया है। फिर लेट से आपने इसकी आईडी दे दिया बटन 2। ठीक है, अब ये बटन 1 है और ये बटन 2 है। ठीक है, अब आप यहाँ के अभी तो कुछ भी खानी होगा, ऑफ कोर्स आपने आईडीज दी हैं, जस्ट आप इनको पिक करोगे। मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन 1। ठीक है, इसको मैं आके स्टोर करवा देती हूँ एक वेरिएबल में विच इज़ btn1। ठीक है, फिर मैं आके इसी तरह एक और बटन बना लेती हूँ बटन 2 जिसमें आप कह देते हो, ठीक है, आईडी
बटन 2 है। अभी ये हम बाहर कर लेते हैं, फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, दोनों का अब मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ जो कि सम के नेम से, और मैं उसमें कह देती हूँ सम में बटन 1 और बटन 2 स्टोर कर दो। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है कि बटन 1 और बटन 2 आ जाए, क्योंकि अगर मैं लॉग कराती हूँ, देखना अभी आप, लॉग में मैं कहती हूँ कि सम जो है उसको कॉल करो, तो वो सम जो है ना नहीं आएगा। ये देखें, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्यों? मुझे इसको गेट करना है, दिस वन, 1 और 2 इसको गेट करना है। और ये क्या चीज़ है? ये यहाँ पे आपके पास इनर HTML है। तो इनर HTML गेट करने के लिए आप क्या लगाओगे? यहाँ पे लिखोगे डॉट इनर HTML, कि इसका इनर HTML पिक करो, इसका भी इनर HTML पिक करो। ओहो, सॉरी। ठीक है, आप इनर HTML दोनों के पिक करोगे। अब आ रहा है 1 और 2, वही मसला आ रहा है जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये इसको स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, उनको सम नहीं करवा रहा। तो आपने यहाँ आके इसके बाहर लगाना है कि जो इनर HTML है ना, इसको तुम कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इसको कर दो पार्स इंट में, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। सिमिलरली ये जो है इसको भी आके इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और दोनों को सम कर दो। अब क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब एक चीज तो मेरे पास आ गई है, मैंने इन दोनों की ये वैल्यूज को गेट किया, इनर HTML को, उनको इंटीजर में कन्वर्ट करके उनका सम करा लिया। ठीक है, एक वेरिएबल में। अब ये 3 सिंपल में जाती हूँ कि मैं सम के बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये 3 आ रहा है। सम बटन पे क्लिक करने के लिए ना, यहाँ पे हमें सम के बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। मैं कहती हूँ ऑन क्लिक करो, तो यहाँ पे क्या हो जाए? ऑन क्लिक में अगेन यहाँ के मैं फंक्शन बना लूंगी, तो फंक्शन में मैं आके कह देती हूँ कि सम के नाम से फंक्शन मैंने बना दी। ठीक है, सम के नाम से फंक्शन बनाया, उसको यहाँ के कॉल कर लूंगी लाइक दिस। ठीक है, तो मैं जैसे ही क्लिक करूँ सम का फंक्शन कॉल हो और सम के फंक्शन में ये सारी चीज हो जाए, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी मेरे पास इनिशियल पे कुछ भी नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। मैं जैसे सम के बटन पे क्लिक करूंगी आपके पास 3 आ जाएगा, ये देखें, फिर 3, फिर 3, फिर 3, बार बार 3 आ रहा है। पर मैं चाहती हूँ कि मैं सम के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो इसका इनर HTML रिप्लेस हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या आगे करूंगी? मैं सम का ये बटन जो है ना उसको गेट करूंगी। सम के बटन को गेट करने के लिए आईडी देनी पड़ेगी सम BTN के नाम से, कि भाई सम बटन है। अब मैं यहाँ आऊंगी और आके एक वेरिएबल बना लूंगी सम बटन के नाम से, जिसमें मैं आगे कहूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मैंने इसकी दी है सम बटन। ठीक है, और मैं कह देती हूँ कि जो इसका इनर HTML है उसका इनर HTML इसका इक्वल कर दो, क्या चीज़? सम के। वेट, अब इसका इनर HTML अभी क्या आ रहा था? सम आ रहा था। मैंने कहा कि वो सम ना करो, वो क्या कर दो? SUM, जो मैंने वेरिएबल बनाया है जिसमें वैल्यू सम हो रही है वो कर दो। दैट्स इट, मैंने इसका इनर HTML चेंज कर दिया है। क्लिक के ऊपर मैंने कहा इसका इनर, सॉरी, इसका ये देख, अभी ये था, इसका सम के ऊपर इनर HTML चेंज हो गया। और अब आपको इंडिविजुअली वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ वैल्यूज चेंज करोगे ऑटोमेटिकली होंगी, इसीलिए मैंने बटन की वो ली है इनर HTML। मैं अगर यहाँ पे 6 करती हूँ, यहाँ पे 78 करती हूँ, जो मर्जी आप दे दो, ये सारी सम करेंगी। ये समझ आ गई है? तो आप इस टाइप का कैलकुलेटर भी बना सकते हो। समझ आ रही है? तो ये चीजें जो मैंने आज आपको पढ़ाई है ये आपने इम्प्लीमेंट करनी है नेक्स्ट क्लास में, और मैं देखूंगी आपने ये भी बनाना है, और जो मैंने आपको बताया वो फोकस ब्लर वाला आपने वो काम भी लाजमी करना है। और इसके अंदर मैं कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी का कोई मसला है, आप लोगों का कोई अपना ज़ाती प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आप लोगों का कंसर्न है। आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो जो टास्क मैं आप लोगों को दूंगी वो आप लोग लाजमी करेंगे। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने वो मुझे सबमिट करवाना है काम। ठीक है?